हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दी एक्सपर्टीज में। मैं कनक पंथ आपके लिए फिर से पार्ट 2 लेके आई हूँ। 2014 का जो यूपी टेट का एग्जाम हुआ था, इसका पार्ट 1 हमने पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया था, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। और आज हम करेंगे उसी के आगे का। उसमें हमने बाल विकास के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम करेंगे यूपी टेट 2040, जो 1st to 5th हमारा फर्स्ट पेपर होता है, उसका हिंदी का विषय। तो चलिए, अगर आप लोग से कहना चाहते हैं, जिसने भी हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है और जो भी देखना चाहते हैं, वो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाके उसे देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं, जिससे आपको आगे को समझने में भी आसानी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2014 फरवरी के पेपर को आगे बढ़ाते हैं हिंदी विषय को लेके। सकल शब्द किसे कहते हैं? ग्रामीण भाषा का शब्द, संस्कृत भाषा का शब्द, ग्रामीण और सकल भाषा के कुछ विशेष शब्द, दो भाषा के शब्दों को मिलाकर जब एक बनता है। देखिए, ये हमने अपने हिंदी वाली वीडियोस में भी कई बार समझाया है। अगर आप चाहें तो हमारी हिंदी की वीडियोस भी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, वहां से आप देख सकते हैं। तो जहां पे दो भाषाओं का मेल होता है, जहां पे पर दो भाषाओं का मेल होता है, वहां पर होता है आपका सकल शब्द। वो दो भाषाएं कोई सी भी हो सकती हैं, वो दो भाषाएं कोई सी भी हो सकती हैं। हिंदी इंग्लिश भी होती है, उर्दू आपकी हिंदी भी हो सकती है, आपकी संस्कृत और इंग्लिश भी हो सकती है। जो भी दो भाषाओं के मेल होते हैं, उनको हम कहते हैं सकल शब्द। हम चाहेंगे इसी के साथ, जो आप हमारे साथ जो भी पहली बार जुड़ रहे हैं, तो अगर आपको क्लास अच्छी लगे, क्वेश्चंस अच्छे लगे और कुछ भी अगर ऐसा लगे कि सब्सक्राइब करना चाहिए, तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर हमारे लिए कोई भी सजेशन है तो प्लीज आप वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे हम अपने आप में और ज्यादा अच्छे से कोशिश करेंगे कि अगली बार जब वीडियो बने तो उसमें कोई भी कमी ना रहे। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न ले लेते हैं। सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? सुत शब्द ध्यान से पढ़ेंगे तो सुत होता है स्त्रीवाचक बनाने के लिए। अगर ये सुत स्त्रीवाचक में पुत्र के लिए आता है तो सुता। अगर हम देखते हैं तो इसको हम जब स्त्रीलिंग लिखते हैं तो सुता लिखा जाता है, तो सुता लिखा जाएगा, यानी कि आ का डंडा आ रहा है, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सुत का हो जाएगा सुता। नाक का बाल होना, नाक का बाल होना, अधिक समीप होना, कष्ट देना, अधिक प्रिय होना या पालतू होना। क्वेश्चन नंबर 33। तो नाक का बाल होना कभी भी कष्ट देना नहीं होता है, वो अधिक प्रिय होना होता है। आगे है आपका, अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? फ्रेंड्स, हम बता देना चाहते हैं, ये है और नहीं को हमेशा आप लोग ध्यान रखा करिए, क्योंकि कई बार हम इस चीज को न देखते हुए गलत आंसर कर देते हैं। तो घोड़ा बिल्कुल है, घोटक भी है भी है, लेकिन कटक नहीं है। अश्व का पर्यायवाची आपका कटक नहीं है। अगला प्रश्न है, जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता है, तो या अस्थिर है, अडिग है, गतिशील है, यायावर है। तो इसका सही आंसर होगा भाई यायावर, यानी कि जिसे बंजारे टाइप कहते हैं, जो एक जगह नहीं टिकते, जगह जगह घूमते हैं। अस्थिर वो अलग चीज है, जो स्थिर है ही नहीं। लेकिन जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, कुछ टाइम के लिए रहेगा लेकिन फिर चला जाएगा वहां से, तो वो होता है आपका यायावर। बूंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये हमारी इतनी बड़ी आइडल है। इस लाइन को जैसे भी पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है सच में कि झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी, ऐसा लगता है हमारे इमेजिनेशन में सामने आ गई हैं कि वो कैसी होंगी, कितनी पराक्रमी होंगी, वीरांगना वो कैसी होंगी। मतलब ऐसा लगता है कि चेहरे के सामने ही वो है। बहुत अच्छी लाइन, और हमेशा पढ़ के और सुन के इसको जोश आता है। तो यह है आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान की, सुभद्रा कुमारी चौहान। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप, विच्छेद, विस्तार या नवीन अर्थ? समास का अर्थ होता क्या है? तो समास का अर्थ होता है आपका संक्षेप में लिखना। समास का अर्थ होता है आपका संक्षेप में, शॉर्ट में लिखना किसी भी चीज को। विच्छेद हमेशा आपका संधि में आता है, बट संक्षेप क्या होता है? जब समास को हम शॉर्ट में लिखते हैं, किसी शब्द को
शॉर्ट में लिखते हैं। जैसे कि नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ अर्थात शिव जी, इसमें बहुब्रीहि समास है, लेकिन अगर हम इसे शॉर्ट में लिखेंगे तो नीलकंठ लिखेंगे, तो यही होता है आपका समास का अर्थ। भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य, भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बच्चों को व्यस्त रखना नहीं, ये सब ऑप्शन ही गलत है, तो हम सही ऑप्शन एकदम से ले लेते हैं जिससे आप लोगों का भी टाइम वेस्ट ना हो। प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता है? कौन सा एक नहीं आता है भाषा कौशल में? तो भाई सुनना आएगा, बिल्कुल सही। अगर बच्चा क्लियर सुनेगा तभी वो सही लिखेगा। बोलना, हाँ, जब वो बिल्कुल करेक्ट बोलेगा, कहा जाता है कि जो बच्चा बोलता है और वही लिखता है। और लिखना, जब वो सुनेगा बोलेगा वही वो लिखेगा। लेकिन हंसने से इसका कोई संबंध नहीं है, हंसना एक अकर्मक क्रिया है, तो इसका उससे कोई संबंध नहीं है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। 14 सितंबर को हमारा हिंदी दिवस मनाया जाता है। यह भारतीय संविधान में हिंदी दिवस को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी, इसीलिए इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, काव्य शिक्षण का उद्देश्य है। काव्य शिक्षण, काव्य क्या होता है? जो आपने सुनी होंगी, जो पंक्तियां वगैरह होती हैं काव्य की, तो वो उसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य होता है भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित करना, बिल्कुल नहीं। व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना, बिल्कुल ही नहीं। संगीत कला में निपुण होना, बिल्कुल नहीं। भाई हर काव्य में अगर हर चीज पढ़ेंगे तो उनको बोलने का, पढ़ने का और गाने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन रसानुभूति एवं आनंदानुभूति कराना होता है आपका काव्य में शिक्षण का उद्देश्य। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में विश्लेषण का प्रयोग हुआ है? निम्न में से किस वाक्य में विशेषण है? फिलहाल राम जाता है, सीता फल खाती है, मेरी गाय काली है, जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है। 42 के ऑप्शन में थोड़ी सी, एक्चुअली क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, तो ये हमारी मिस्टेक नहीं है, ये वहीं से है, तो विशेषण होगा यहाँ पे। किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो भाई मेरी गाय काली है, इसमें गाय का काला होना गुणवाचक विशेषण है। गाय काली है, इसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से क्या होता है? भाई क्लास में, अगर जैसे हम भी कई बार क्लास में करते हैं कि बच्चों को उनके कैरेक्टर के हिसाब से कहते हैं, बेटा आप ये वाला रोल प्ले करो, आप ये वाला रोल प्ले करो। अगर आप ऐसे बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चों को क्या समझ में आएगा? इससे क्या होगा? शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है। पत्रानुसार बच्चों को द्वारा अभिनय के सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है, बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, या फिर आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल सही है, आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। कक्षा अभिनय प्रणाली में रंगमंच व पात्रों की विशेष वेशभूषा के कुछ छात्रों को चुन लिया जाता है। इसमें जैसे हमने बताया कि कैरेक्टर बोल दिए जाते हैं कि बेटा आपको, जैसे अंधेर नगरी में था, किसी को हमने कोई रोल दे दिया, किसी को हमने कोई रोल दे दिया, तो उन बच्चों ने फिर अपना रोल प्ले किया कि वो इसका रोल टकासेर बाजा, टकासेर खाजा वाला रोल करेगा, कोई राजा का रोल करेगा, कोई आपका किसी का रोल करेगा, कोई बकरी वाले का रोल करेगा। तो ये सब रोल अगर हम बच्चों को दे देंगे और इस हिसाब से अगर क्लास में पढ़ाएंगे तो बच्चों को इंटरेस्ट भी आता है और वो उन्हें आसानी से ये चीज समझ में भी आ जाती है। अगला प्रश्न है, जैसे उसमें था बिस्ती वाला था, कोई दीवार वाला था, कोई बकरी वाला था, तो यही सारे रोल अगर हम बच्चों को इस टाइप से अगर कोशिश करेंगे तो बच्चा बहुत आसानी से सीखता है। निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। निम्न में से कौन सा एक शब्द है जिसमें अधिकरण की पहचान क्या होती है? मैं और पर, अधिकरण कारक की वाहनारूढ़, सत्ताधीश, गंगा जल, रेखा चित्र। देखिए गंगा जल होगा नहीं, गंगा का जल, रेखा चित्र होगा नहीं, सत्ताधीश होगा नहीं, वाहनारूढ़, वाहन में रूढ़, तो ये होगा आपका वाहनों पर रूढ़। तो अधिकरण कारक से ही हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा, तो ये अधिकरण कारक आपका वाहनारूढ़ में है। किस रस को रसराज कहा जाता है?
ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कभी कभी ऐसा लगता है कि इतने आसान सिंपल क्वेश्चन दे देते हैं कि ऐसा लगता है इस क्वेश्चन के आंसर से तो हम जंग जीत ही लेंगे, लेकिन काफी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमें फंसा देते हैं। बट 45 का आंसर है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के आपको पता होगा, श्रृंगार रस के अंदर भी आपके दो रस होते हैं, एक होता है वियोग श्रृंगार रस और एक होता है संयोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस में मिलन का होता है बात और वियोग श्रृंगार रस में बिछड़ने की बात होती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? घनानंद को रीतिकाल का प्रमुख कवि माना जाता है। रीतिकाल के कोई और कवि के बारे में अगर आप जानते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप आंसर दे सकते हैं। अगर किसी ने भी सही आंसर दिया टॉप 5 में हम उनका नाम अपने वीडियो में जब हम लाइव लेते हैं क्लास तो उसमें उनकी फोटो या उनका नाम ले सकते हैं। तो घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? रीतिकाल के। रीतिकाल के किसी भी एक और अन्य कवि का नाम आप कमेंट बॉक्स में आंसर में दे सकते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, भाई आशीर्वाद किस तरह से लिखा जाता है? कहने का तात्पर्य यह है कि आशीर्वाद सही तरीके से कैसे लिखा जाएगा। तो भाई हमारे हिसाब से तो आशीर्वाद हो गया, ये आशीर्वाद हो गया, बट जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, आशीर्वाद। अगला प्रश्न है, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए करण होता है आपका से, संप्रदान होता है आपका के लिए और अधिकरण होता है आपका में, पर या पे भी बोलते हैं वैसे। चलिए अगला प्रश्न है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन का उपनाम क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन को अगय भी बोला जाता है। तो अगय है आपका सच्चिदानंद हीरानंद का उपनाम। हरिऔध अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का नाम है। निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चंद्र शर्मा गुलेरी, इन तीनों को भी हमने आपको बता दिया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, चंद्र शर्मा गुलेरी है और सच्चिदानंद हीरानंद है आपका अगय का नाम। बिहारी के प्रसिद्ध कवि, बिहारी के प्रसिद्ध कवि आपका कवित, सवैया, पद या दोहा। तो बिहारी के प्रसिद्ध हैं, सॉरी कवि नहीं पूछा गया है, हाँ हम थोड़ा क्वेश्चन को ढंग से पढ़ नहीं पाए तभी हमने कहा बिहारी भाषा के, तो कुछ लग नहीं रहा है। बिहारी के प्रसिद्ध हैं मतलब क्या प्रसिद्ध है? कवित प्रसिद्ध है, सवैया है इनका, पद है या दोहा है? तो दोहे इनके सबसे ज्यादा हैं। और आपने एक सुना होगा इनके बारे में, गागर में सागर भर देने वाली बात। तो बिहारी के प्रसिद्ध हैं, क्या प्रसिद्ध हैं? दोहे प्रसिद्ध हैं। चलिए अगला प्रश्न है, पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद है। पुनर्जन्म हमने आप लोगों को कई बार बताया है कि जब भी अगर ऊपर र आता है, जब भी ऊपर, हमेशा नहीं लेकिन कई बार अगर ऊपर र आ रहा है तो वो विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा। तो विसर्ग संधि में पहचान है तो विसर्ग में विसर्ग आने ही है। तो हमें पहला ही ऑप्शन यहाँ पे मिल गया है। यहाँ पे आपको ये देखिए विसर्ग लगे हैं तो पुनः प्लस जन्म, पुनर्जन्म। शोक किस रस का स्थायी भाव है? शोक शांत का है, आपका भक्ति रस का है, शांत। हास्य है आपका हास्य रस, तो अपने आप में रस है तो हास्य है उसका स्थायी भाव। वीर का उत्साह है, लेकिन करुण जो है वो आपका शोक का स्थायी भाव है। करुण रस का स्थायी भाव होता है आपका शोक। हाँ चलिए अगला प्रश्न है, सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की? सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की? तो इसका आंसर है ब्रज भाषा में। सूरदास ने ब्रज भाषा में सूरसागर की रचना की। अगला प्रश्न है, दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा में 24 मात्राएं होती हैं। ध्यान रखिएगा, दोहा में 24 मात्राएं होती हैं। 11-13 का इसमें जोड़ा बनता है तो 24 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द। अच्छे कुल में पैदा होने वाले को कहते हैं कुलीन।
अगला है दाता शब्द का स्त्रीलिंग, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दाता शब्द का स्त्रीलिंग होता है आपका दात्री। अगला है लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? भाई पेड़ से बच्चा अलग हो गया है, अलग होना होता है अपादान की पहचान, अलग होना अपादान की पहचान होता है। पापी में कौन सा विशेषण है? पापी शब्द में कौन सा? भाई पापी, उसका पाप करना उसका गुण है, तो गुणवाचक विशेषण होगा। अगला प्रश्न है आपका, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी में कौन सा अलंकार है? जब दो भिन्न वस्तुओं की समान धर्म के कारण समानता दिखाई जाती है तथा सी, सस, शरीर आदि वाचकों का शब्द में प्रयोग होता है तो वहां उपमा अलंकार होता है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा। हमारा आखिरी प्रश्न है, बीजक किसकी रचना है? बहुत ही सिंपल बीजक किसकी रचना है? तो ये कबीर की रचना है। बीजक एक संग्रह है जिसमें साकी, शबद, रमैनी, इन तीनों का संग्रह आपको बीजक में मिलेगा। तो यह थी हमारी हिंदी की वीडियो जो हमने 2014 में जो फरवरी में एग्जाम हुआ था, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को लिया था। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। अगर आप लोगों के पास कोई सजेशन है तो उसके लिए भी आप लोगों का स्वागत है। प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर आप अपने विचार रख सकते हैं कि कैसे हम अपनी वीडियो को और अच्छा बना सकें। और प्लीज चैनल अगर अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम इसी तरह 2014 के बाद 2016, 2018 जितने भी अभी तक एग्जाम हुए हैं 2014 के बाद, सभी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।